नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां बात करेंगे देश की अहम खबरों की। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद राजनेताओं की बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे डाली। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्विस में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही। इस बीच तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी एसकी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हम राज्य की सभी मस्जिदें खोदेंगे, अगर वहां शिवलिंग मिले तो इसे हमें सौंप दें। तेलंगाना बीजेपी चीफ ने कहा कि जहां कहीं भी मस्जिद परिसर की खुदाई की जाती है वहां पर शिवलिंग मिलते हैं। मैं ओवैसी को चुनौती दे रहा हूं कि हम राज्य में सभी मस्जिदों को खोदेंगे, अगर वहां शव बरामद होते हैं तो ये आपका यानी कि मुसलमानों का मस्जिद होगा। यदि शिवलिंग मिलेगा तो ये आप इसे हमें सौंप देंगे, इस पर आप इसे स्वीकार करेंगे। बुधवार रात करीमनगर में एक विशाल हिंदू एकता यात्रा को संबोधित करते हुए तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। कुमार ने दावा किया कि इससे पहले मुस्लिम शासकों की तरफ से तेलंगाना में कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया था। ओवैसी को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने राज्यों की सभी मस्जिदों में खुदाई का आह्वान किया और कहा कि अगर धार्मिक प्रतीकों का पता चला तो हिंदू उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगे। यह दावा करते हुए बीजेपी सत्ता में आने वाले पर तेलंगाना में राम राज्य की शुरुआत करेगी। करीमनगर के सांसद ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम सभी मदरसों को खत्म कर देंगे, अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे आरक्षण को भी खत्म कर देंगे और एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को अतिरिक्त कोटा प्रदान करेंगे। हम उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में भी स्थायी रूप से हटा देंगे। आपको बता दें कि मदरसों पर रुख महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सार्वजनिक रूप से इसे खत्म करने की मांग की थी, जिसके बाद अब तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख ने भी ये मांग की है और ओवैसी को चुनौती दे डाली है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि राज्यों की सभी मस्जिदों में खुदाई हो, जिसके बाद अगर वहां पर शव मिले तो ये मस्जिद आपकी, और अगर वहां पर शिवलिंग मिलते हैं तो ये मस्जिदें हमारी। इस बयान को लेकर उन्होंने ओवैसी पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम सभी मदरसों को खत्म कर देंगे और अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री अनिल परब के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के तटीय दपोली इलाके के एक भूमि सौदे के कथित अनियमितताओं के ऊपर आरोप में परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ईडी ने मुंबई और पुणे के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के आधिकारिक धाराओं के तहत ईडी की तरफ से एक नया मामला दर्ज करने के बाद दापोली, मुंबई और पुणे में स्थानों की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि 57 साल के परब महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में 3 बार शिवसेना के विधायक हैं और राज्य के परिवहन मंत्री हैं, जिसके बाद ईडी ने इन पर शिकंजा कसा है। ईडी की कार्रवाई दापोली में 2017 में परब की तरफ से 1 करोड़ रुपए के विचार के लिए जमीन के एक पार्सल की खरीद के आरोप में संबंधित है, लेकिन इसमें 2019 में पंजीकृत किया गया था और अन्य आरोपों को भी एजेंसी की तरफ से जांच की जा रही है। आरोप है कि बाद में जमीन को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1.10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। इस बीच 2017 से 2020 तक इसी जमीन पर रिजॉर्ट बनाया गया। वहीं आयकर विभाग की एक जांच में पहले आरोप लगाया गया कि रिजॉर्ट का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और रिजॉर्ट के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए से अधिक नगद खर्च किए गए थे। पूर्व अनिल देशमुख
से जुड़े एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहले भी परब से पूछताछ कर चुकी है, जिसके बाद उनके 7 ठिकानों पर अभी ईडी ने शिकंजा कसा है और छापेमारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने उद्धव सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा था। इनमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक थे, जिसके बाद अब अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। जमीन के विवाद को लेकर ये छापेमारी की गई है। उनके मुंबई पुणे में 7 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने के लिए पाकिस्तान बार बार प्रयास करता है, लेकिन उन्हें हर बार भारतीय सुरक्षा बलों के आगे मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा ही एक प्रयास वीरवार को भी किया गया। जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे गांव जुमागुड़ गुंड में पाकिस्तान से घुसपैठ कर लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को सेना ने एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई, लेकिन मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने तीनों आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि घुसपैठ के तुरंत बाद इन आतंकियों को मारा जाना बड़ी सफलता है। उन्होंने सेना और पुलिस को इसकी बधाई भी दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी रात को नियंत्रण रेखा से सटे जमुआ गुंड गांव में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने आए थे। गांव के कुछ लोगों ने जब गांव के बाहर संदिग्ध गतिविधियां देखी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने भी बिना समय गवाए सेना के जवानों के साथ आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें एक जगह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का आमने सामना से मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी का सिलसिला जारी रखा। इस बीच सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेराबंदी की और एक के बाद एक तीनों को मार गिराया। लश्कर तैयबा से जुड़े ये आतंकी पाकिस्तान से हथियार का प्रशिक्षण लेकर कश्मीर में आतंकी वारदातों में तेजी लाने के लिए आए थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि तीनों आतंकियों की पहचान की जा रही है। बता दें कि बुधवार को श्रीनगर में आत्मघाती हमला करने जा रहे जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग के पास करीरी क्षेत्र में 15 मिनट तक चली मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के थे। इस दौरान पुलिस के एक जवान की भी शहीद हो गए थे। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आतंकियों का एक साथी भाग निकला, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। वहीं बलिदान हुए पुलिसकर्मी ने पिछले दिनों बारामूला में शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले की गुत्थी सुलझाने और आतंकियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि अब शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा भी वे कई ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। बता दें कि कश्मीर में 1 साल से अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए 70 आतंकवादियों में से 22 पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो चारों धाम की यात्रा 2 दिन के बाद अब फिर से शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि 2 दिन के व्यवधान के बाद केदारनाथ और यमुनोत्रीनाथ धाम की यात्रा पटरी पर लौट आई है। दोनों ही धामों में पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा। हेली सेवाएं निर्बाध संचालित होने से भी श्रद्धालुओं को राहत मिली। अब तक 4 धाम यात्रा में 10,14,871 यात्री पहुंच चुके हैं। चारों धामों में यात्रियों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। 3 मई से 25 मई के बीच कुल 10,26,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में ही 3,35,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के पार जा चुकी है। गंगोत्री धाम में 2 लाख, यमुनोत्री धाम में 1,49,000
हजार श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं श्री हेमकुंड साहिब में अभी तक 7,338 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब धामों की यात्रा से लेकर भी श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ और यमुनोत्रीनाथ धाम की यात्रा पिछले दिनों पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रही थी। इनके पैदल ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से खतरे को देखते हुए सुबह के वक्त ही यात्रा चल पा रही थी। शाम के वक्त यह यात्रा बंद कर दी जा रही थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को पड़ाव पर रोका गया था। धुंध की वजह से केदारनाथ के लिए भी हवाई उड़ान नहीं हो पाई थी। अब बता दें कि केदारनाथ यात्रा में बीते 2 दिन से खराब मौसम के कारण रुक रुक कर संचालित हो रही, लेकिन बुधवार को जैसे ही मौसम साफ हुआ, चारों ओर धूप खिली और तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ जाने का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बम बम बोले से जय घोषों के साथ दोनों स्थानों से केदारनाथ को प्रस्थान किया। गौरीकुंड से करीब 2 बजे तक 13,700 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बीते 2 दिन में मौसम ने केदारनाथ यात्रा में खलल डाला, जिसके बाद दोनों दिनों सुबह सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सुबह 10 बजे के बाद सोनप्रयाग से यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। बुधवार को केदारनाथ धाम से लेकर गौरीकुंड सोनप्रयाग तक मौसम पूरी तरह से खुला रहा। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को पैदल ट्रैक पर कीचड़ से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर कई वजह से कीचड़ और फिसलन होने से तीर्थयात्री चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए चारों धाम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चारों धाम में 25 मई को जो यात्री पहुंचे थे उनकी संख्या कितनी है, इस पर एक नज़र डालते हैं। यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो यहाँ 9,697 लोगों ने तीर्थयात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ 9,859 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ 11,394 श्रद्धालुओं ने दर्शन करे। केदारनाथ धाम में 14,301 श्रद्धालुओं ने दर्शन करे। हेमकुंड में 1,458 श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए। लेकिन चारों धामों की अगर बात करें तो अब तक की संख्या, अगर यमुनोत्री धाम की बात करें तो 1,49,596 हो चुकी है, जिसके बाद यमुनोत्री धाम में अब तक कुल श्रद्धालुओं की संख्या, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़कर 2,351 हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ 3,29,790 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु यानी कि 3,35,134 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड की बात करें तो अब तक हेमकुंड में 9,808 श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। चार धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चार धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या का आंकड़ा अब 10 लाख के पार हो गया है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री सबसे ज्यादा पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम पर यात्री पहुंचे हैं। इन तीर्थयात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या 3,35,000 के भी ऊपर पहुंच चुकी है। बात करें बद्रीनाथ धाम की तो ये दूसरा ऐसा धाम है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ 3,29,790 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, जो कि केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम ऐसा है जहां सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों धामों में यात्रियों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आज़ादी मार्च के दौरान हुई हिंसा में कई लोग जख्मी हुए, तो वहीं पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों पर गुरुवार सुबह पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जब दोबारा चुनाव को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं और समर्थक इस्लामाबाद पहुंचने लगे, इसके बाद पुलिस से भिड़ंत और भारी हिंसा देखने को मिली। यहाँ बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब इमरान खान की इस चेतावनी के बाद शहबाज शरीफ,
जब तक चुनाव की नई तारीख का ऐलान नहीं करते उनके समर्थक इलाके को खाली नहीं करेंगे। इसके बाद अथॉरिटीज की तरफ से डी चौक के पास पीटीआई समर्थकों को रोकने की कोशिश हुई। इमरान समर्थकों ने जमकर बवाल किया और मेट्रो स्टेशन तक में आग लगा दी। पाकिस्तान में अब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जब से आज़ादी मार्च की घोषणा की गई है और नए चुनाव की तारीख का ऐलान करने की घोषणा को लेकर यह चीज़ हुई, जिसके बाद अथॉरिटीज़ की तरफ से डी चौक के पास पीटीआई समर्थकों को रोकने की कोशिश हुई, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई और इमरान के समर्थकों ने जमकर बवाल किया और मेट्रो स्टेशन तक में आग लगा दी। सेनेटर एरॉन अब्बास बप्पी ने कहा कि डी चौक के पास आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इमरान खान के पहुंचने तक कितने राउंड ये गोले दागे जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं। इस्लामाबाद में पुलिस और इमरान समर्थकों की झड़प के बीच पीटीआई नेट आधिकारिक अकाउंट से ट्विटर करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इनिंग खेली जा रही है, माशाअल्लाह, आप लोगों को सलामत रखें। हजारों की संख्या में उमड़ा पीटीआई समर्थकों का ये हुजूम देर रात पाकिस्तान की राजधानी में दाखिल हुआ और लंबा जाम लग गया। हालांकि एंट्री से पहले ही वहां हिंसा भी खूब भड़की। इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन में इमरान खान के समर्थकों ने आग लगा दी। इस्लामाबाद में हुई आगजनी के बारे में इसके बाद वहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गईं। पाकिस्तान में बुधवार को अलग अलग शहरों में कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आईं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई समर्थकों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार भी किया। क्या कराची, क्या लाहौर, हजारों की संख्या में मार्गों को लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरे, लेकिन सत्ता पर काबिज शहबाज सरकार को यह अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज तक किया गया। जवाब में गुस्साए समर्थकों ने पत्थरबाजी की और वहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए क्योंकि उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, क्योंकि पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने भी पुलिस पर जवाबी हमले में पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कई सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को पाकिस्तान सरकार के इस्लामाबाद की ओर से लंबे मार्च को रोकने के फैसले के बावजूद पार्टी के आज़ादी मार्च को जारी रखने की योजना बनाई थी, जिसके बाद हिंसा और ज़्यादा व्यापक हो गई। खान के पेशावर में कहा गया था कि वह बुधवार को पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़े जुलूस का नेतृत्व करेंगे। पीटीआई अध्यक्ष का भाषण पीटीआई के सदस्यों और नेताओं के खिलाफ देशव्यापी पुलिस कार्रवाई के बाद आया था। बता दें कि इस मामले में ये क्या पूरा मामला है जिसको लेकर यह हिंसा हुई और इतनी आगजनी हुई। एक मेट्रो स्टेशन जला दिया जाता है और कई सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इससे पहले 24 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यह हिंसा भड़की। पीटीआई के ये कार्यकर्ता पाकिस्तान में जल्दी आम चुनाव करने की मांग को लेकर संघीय राजधानी इस्लामाबाद तक एक नियोजित प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि आम चुनाव जल्दी हो, जिसको लेकर वह प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये हिंसा और व्यापक होती गई। आपको बता दें कि पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि गिरफ्तारी सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन सत्तारूढ़ गठबंधन के कहने पर की गई थी, क्योंकि सोमवार देर रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू की गई थी। आपको बता दें कि पीटीआई प्रमुख खान ने सरकार से फेडरल असेंबली को भंग करने और चुनाव कराने की मांग की थी। इन मांगों पर जोर देने के लिए पीटीआई का विरोध प्रदर्शन तेज किया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने 25 मई को इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हुए और उसी दौरान भारी हिंसा देखने को मिली। पीटीआई की पंजाब इकाई की सूचना सचिव मुसरत चीमा ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने अब तक पंजाब प्रांत के विभिन्न हिस्सों में एक महिला विधायक रशीदा खानम सहित 100 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है, ताकि उन्हें आज़ादी मार्च में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जा सके। पुलिस का उनका कहना है, सभी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जा सके, इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी।
एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को आरसीबी ने 13 रनों से हराया है, जिसके बाद आरसीबी के लिए ये बड़ी जीत हासिल हुई। बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2022 का सफर आरसीबी के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में थम गया। कोलकाता के एडन गार्डन पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने रजत पाटीदार के शानदार शतकीय पारी के दम पर लखनऊ के सामने 208 रनों का लक्ष्य खड़ा करा, लेकिन केएल राहुल की 79 और दीपक हुड्डा के 45 रनों की पारी के बावजूद निर्धारित ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर केवल 193 रन ही लखनऊ जायंट्स बना पाई और 14 रन से मुकाबले को हार गई, आईपीएल से बाहर हो गई। आरसीबी की तरफ से जोस हेजलवुड ने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआती अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवरों में उनके फॉर्म से चल रहे डिकॉक का विकेट गंवा दिया। केएल राहुल ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन मनमोहन वोहरा ने के रूप में टीम को जल्द ही एक दूसरा झटका मिला, जिसके बाद हेजलवुड के आउट किया। तीसरे विकेट के लिए दीपक और केएल राहुल ने 96 रनों की साझेदारी कर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों के सामने लखनऊ की एक न चली और वह इस मैच को हार गई। मैच के बाद कप्तान केएल राहुल ने खराब फील्डिंग को लखनऊ की हार का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि आसान कैच छोड़ने के कभी मदद नहीं मिलती। इस मैच में लखनऊ की तरफ से 4 कैच छोड़े गए, जो कि हारने का बड़ा रीजन है। उन्होंने दोनों टीमों के बीच अंतर को बताते हुए कहा कि रजत पाटीदार की पारी ने जीत को हार का अंतर पैदा किया। बता दें कि रजत पाटीदार ने शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से आरसीबी को जीत मिली और लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर आरसीबी एक स्थान और आगे बढ़ गई। इसके बाद आरसीबी क्या फाइनल में पहुंच पाती है, इसका पता आगे के मैचों में लगेगा। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।